16 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था क्योंकि मेरी कम अकल माँ को बहुत ही छोटी उम्र में किसी से प्यार हो गया था और मेरी माँ उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि एक दिन उसके घर से भाग गई थी। उस शख्स ने मेरी माँ के साथ निकाह किया और उसे एक फ्लैट में रखा हुआ था। वो शख्स मेरी माँ को अपने घर नहीं ले गया था क्योंकि उसने ये निकाह खुफिया रखा हुआ था। साल बाद मैं पैदा हो गई, तब मेरी माँ ने उसके साथ बहुत झगड़ा किया कि अब वो उसे अपने घर ले जाए, मगर वो हमेशा की तरह टाल मटोल करता कि हालात ठीक हो जाएं तो ले जाऊंगा। मेरी माँ ने मेरा नाम शाजिया रखा और फिर वक्त बड़ी तेजी से गुजरता रहा और मैं 7 साल की हो गई। हालात ठीक होने की बजाय पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। मेरा बाप हर वक्त मेरी माँ से लड़ता रहता, कहता कि तुम एक बदचलन लड़की थी, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ भी उसे खूब जवाब देती। फिर एक रोज उनका आपस में इतना झगड़ा हुआ कि मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक देकर हमें घर से निकाल दिया। माँ मुझे लेकर अपने वालिदैन के घर आई तो पता चला मेरे दादा दादी तो कब के फोत हो गए हैं और मामू की भी शादी हो गई है। मामू ने मजबूरन हमें रख तो लिया था, लेकिन पता नहीं मुमानी ने उन्हें क्या कहा कि अगले रोज मामू ने मेरी माँ को आवारा कहकर घर से निकाल दिया। मोमानी मेरी माँ के किरदार पर इल्जाम लगाती रही, फिर मेरी माँ उनके पांव पड़ती रही, उनसे माफिया मांगती रही, पर सके भाई ने कोई बात नहीं सुनी और दरवाजा बंद कर लिया। माँ मुझे लेकर अपनी खाला के पास आ गई। वो गरीब औरत थी और एक घर में मुलाजमा का काम करती थी। 6 माह तो खाला ने हमें अपने साथ रखा और फिर जिस घर में वो काम करती थी वहां झूठ बोलकर मेरी माँ का रिश्ता तय कर दिया और कहा कि शादी के बाद मैं दिन रात वहां नौकरानी बनकर काम करूंगी। माँ की जिस शख्स से शादी हुई उसकी बीवी फोत हो चुकी थी और उसकी एक बेटी थी जो मेरी ही हम उम्र थी। माँ मुझे भी अपने साथ ही ले आई। शर्त के मुताबिक मैं सारा दिन घर के काम करती। फिर एक दिन मेरे सौतेले बाप ने मुझे अपनी बेटी के साथ स्कूल में डाल दिया, लेकिन वो मुझसे हार खाते। स्कूल में मैं अपनी सौतेली बहन से दोस्ती करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो किसी का भी लिहाज नहीं करती थी। मुझे ताने देती कि मैं बोझ हूं उन लोगों पर। मैं घर आकर अपनी माँ को बताती तो वो कहती कोई बात नहीं, बच्ची है, तुम इसके साथ दोस्ती करो। मैं उसके साथ खेलने की बहुत कोशिश करती, उसके पास जाती, लेकिन वो कहती तुम माँ बेटी मेरी मामा का घर छोड़ क्यों नहीं देती। मेरा बचपन ऐसे ही धक्के खाते बातें सुनते गुजर गया था। कोई मुझसे पूछता कि बचपन ने आपको क्या दिया, तो मैं कहती सिवाय तकलीफों दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। मेरा बचपन तो कहीं था ही नहीं। वक्त गुजरता गया। अब मैंने मैट्रिक भी कर ली थी। मेरी माँ भी मुझे एक नौकरानी समझती। मैं तन्हा उदास फिरती और मेरी माँ उनके आगे पीछे होती। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ कम से कम मेरे पास छत तो है, लेकिन इस बड़े से घर में रहने वालों के रवैये मुझे जख्मी कर देते थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर तब मेरी माँ शादी ना करती तो हम कहाँ जाते। शायद ये उनका फैसला सही था, पर दिल में एक कसक थी, काश मेरी माँ बस मेरी होती। उन्हें अपनी सकी बेटी से ज्यादा इस घर के बच्चों का ख्याल होता। उन्होंने खाना खा लिया या नहीं, वो सो गए या नहीं, बस उन्हीं की परवाह थी। इस घर में मेरे साथ सलूक बचपन से ही अच्छा नहीं किया जाता था। मेरा सौतेला बाप दादी कोई भी मुझसे बात करके राजी नहीं थे। मुझे स्कूल तो डाल दिया, पर मुझ पर खर्च का एक एक हिसाब किया जाता और माँ को रोज दादी सुनाती तुम्हारी मनहूस औलाद पर इतना खर्च हो गया। माँ चुप रहती। जब मैं माँ से शिकवा करती तो वो कहती अब माँ बेटी कहाँ रहती, तुम्हारे बाप के छोड़ देने के बाद हमें घर से निकाल दिया गया और तुम्हारे बाप ने कभी पलट कर खबर भी ना ली। तुम तो उस शख्स का खून थी, कम से कम तुम्हें तो अपने पास रख सकता था, उसे तुम भी बोझ लगती थी। इस बुरे वक्त में हमें इनका सहारा ना मिलता तो हम कहाँ जाते। ये मुआशरा कभी मुझे इज्जत की जिंदगी नहीं जीने देता। मेरा तो सका भाई मेरा दुश्मन बन चुका था। उसमें खाला की बात मानकर ये शादी ना करती तो पता नहीं हमारा क्या होता। यहाँ पर तुम्हें खाने को अच्छा मिल रहा है, सुकून से रह रही हो, अगर घर में कोई कुछ कह देता है तो उस पर सब्र किया करो, खामोश रहा करो। इन लोगों का एहसान है जो किसी की बेटी को ऐसे पाल रहे हैं, वरना कौन किसी की बेटी पर इतना खर्च करता है। उस दिन माँ ने मुझे किसी की बेटी कहा तो ये बात मेरे दिल पर लगी और दिमाग से चिपक गई। मैं किसी की बेटी थी, गोया औलाद को जन्म माँ देती है, पर वो रहती अपने बाप की है। अपनी माँ को कैसे समझाती मुझे क्या चाहिए।
वो माँ होकर भी मेरे दिल की बात ना समझ पा रही थी। मैं अब उनके लिए कोई थी और कोई बनकर अलग थलग रहने लगी। कभी मेरी माँ ने मुझसे आकर कुछ ना पूछा, बस उस इंसान के बच्चों को कोई परेशानी ना हो, वो किसी बात पर ना रोए। इस घर में सबसे ज्यादा दादी और उनकी इकलौती पोती सबा का रवैया सबसे ज्यादा बुरा था। हर वक्त मुझे काम पर लगाए रखती, जहां देखती मुझ पर जुमले कसना शुरू कर देती, कभी तो हाथ उठाने पर आ जाते थे। एक दिन शाम को मैं सहन में बैठी पड़ रही थी, मेरी सुतेली दादी ने कहा कि मनहूस इधर आ, मेरे पाँव दबा। मुफ्त खोर कहीं की। मैं चुपचाप किताब बंद करके उनके पाँव दबाने लगी। कितनी देर गुजर गई, उनसे कहा भी नहीं, दादी अम्मा मैं पढ़ लूं, सुबह मेरा पेपर है। तो उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मुझे मार दिया। उन्होंने कहा कि तेरी जुबान बहुत चलती है, किसी दिन काटनी पड़ेगी। मैंने हर रिश्ते को अपना माना था, पर सभी मेरे खलूस को, मेरी मोहब्बत को थप्पड़ की सूरत में मेरे मुंह पर मार देते। मैं रोती हुई छत पर चली गई। ये वाहिद जगह थी जहां मैं हमेशा आकर बैठ जाती थी। मुझे बहुत गिले थे, और जब इंसान को खुद से गिले शिकवे हो जाएं, तो उसे जीना बहुत मुश्किल लगने लगता है। मैं आसमान को देख रही थी और अपने बाबा को याद करने लगी। काश वो हमें ना छोड़ते, पता नहीं कहाँ होंगे। वो इतने सालों में कभी मुझसे मिलने भी नहीं आए। मुझे अब बात बात पर रोना आ जाता था। मेरे पास अपना कोई नहीं था जो मुझे सीने से लगाता। मैं बिखर चुकी थी, मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मेरी माँ भी मेरी नहीं रही थी, वो अब दूसरों की माँ थी और मैं किसी की बेटी थी। मेरे पेपर हो चुके थे, मैं अब फ्री होती। एक दिन माँ ने कहा कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। जब दादी, जो कि मेरी सौतेली दादी थी, वो कहने लगी, बहुत पढ़ लिया, मेरे बेटे के पास फजूल पैसे नहीं हैं जो तुम पर लगाता रहे। इसे घरदारी सिखाओ, कल को ससुराल जाकर ये जूते ही खाएगी। मैं अपनी माँ का चेहरा देखने लगी, और मेरी माँ ने दादी के हुक्म की फौरन तामील की और मुझे अपने साथ किचन के कामों में लगा दिया। मैं बे आवाज आंसू बहाती, और पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही नफरत हो रही थी। एक दिन मेरी सौतेली बहन सबा के कुछ दोस्त आए हुए थे। उसने मुझे कहा, शाजिया जल्दी से चाय बनाकर ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई, और जैसे ही चाय लेकर सबा के कमरे में गई, तो उसने जानबूझकर मेरे आगे टांग कर दी, जिससे गर्म चाय मेरे ही ऊपर गिर गई, और वो अपने दोस्तों के साथ हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। ये तो शुक्र है कि चाय मेरे चादर पर गिरी और मैं बच गई थी। वो हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही करती। जब घर होती मुझे तंग करती। मैं रोई तो मेरी माँ ने मुझे संभाला, पानी पिलाया और कहा कि अब कभी अपने कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी आवाजें दे। मेरा कसूर क्या था? क्या मैंने इस दुनिया में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी? मैं इस घर से चली जाती। दादी से लेकर पोती तक सभी मुझे हराम खोर कहकर पुकारते थे। मुझे हमेशा सबा के पुराने कपड़े और उसी की चीजें माँ देती, कभी नए कपड़े लाकर नहीं दिए थे। मैं नए कपड़ों के लिए जिद करती तो माँ कहती, तुम इस घर की बेटी नहीं हो, अपनी औकात में रहना सीखो। इसके बाद मैं अपनी औकात में रहने लगी। अब हर बात पर मैं अपनी औकात याद कर लेती, जिससे मुझे नई तकलीफ सहने में आसानी होती। जब मेरी माँ यहाँ शादी करके आई थी, तो उसी दिन मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। मैं तो घर की एक मुलाजमा थी। उसने कहा कि आज से यहीं रहना है। मैं तो तब छोटी थी, मुझे तो अकेले सोने की आदत भी नहीं थी। मैं सारी रात डरती रहती, लेकिन माँ तो मुझे भूल चुकी थी। मैं बीमार होती तो मेरी माँ, अपनी खाला जो कि काम करने आती, मुझे उसके साथ दवाई लेने भेज देती थी। मुझे अपनी माँ के साथ सोने की आदत थी, लेकिन वो अपनी सौतेली बेटी के साथ सोती। उनके शोहर ने बताया था कि उनकी बेटी अकेली डर जाती है। उसकी माँ जो नहीं थी, अब तो वो बड़ी हो गई थी, मगर उसने कभी मेरी माँ को माँ नहीं समझा था। हर बार मेरे बाप की जबरदस्ती की बीवी पुकारती, ये सौतेली औरत कहती। माँ ने कभी उसको डांटा तक नहीं था। उसकी नफरत के बदले वो उसे प्यार ही देती रही, और अपनी सकी बेटी को खुद से दूर करती गई। मैं सबसे दूर हो चुकी थी, अब अपनी औकात में रहना सीख चुकी थी। मैं स्टोर में सोती, वहां एक बेड लगाकर मेरी जगह बनाई थी, जिसमें पुराना सामान पड़ा रहता, और गर्मी भी बहुत होती। अब वही कमरा मेरी दुनिया थी। मैं सारा दिन वहीं रहती, अपनी पढ़ाई में मगन रहती। मुझे अब इस कमरे में गर्मी नहीं लगती थी। मैं समझ गई थी कि इस घर से, इस माहौल से अगर कोई मुझे बाहर निकाल सकता है, तो वो मेरी तालीम है। मुझे जिंदगी में कुछ बनना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुके थे। अपनी माँ से बात की,
तो मेरी सौतेली बहन सबा कहती, बस कर दो मेरा मुकाबला करना, क्या इतना काफी नहीं कि हमने तुम्हें छत दी और तुम्हें खाने पीने को दे रहे हैं? तुम तो एहसान फरामोश हो जो मेरे पीछे पीछे चली आती हो। मेरी माँ सर झुकाकर खड़ी थी और मैं सामने दीवार को देख रही थी, जिसमें मुझे अपना आप किसी मूवी की तरह चलता नजर आ रहा था। ऐसा सलूक कोई अपने नौकरों के साथ भी नहीं करता, लेकिन मुझे हर तरह की अजियत दी जाती। कभी किसी कमरे में बंद कर दिया जाता, कभी मुझे मारा जाता, और मेरी माँ मेरे लिए एक हर्फ भी नहीं बोलती थी। और यही सबसे बड़ा दुख था मेरे लिए। एक दिन सबा ने खुद ही अपनी दादी को सीढ़ियों से धक्का दिया और उसने इल्जाम मुझ पर लगा दिया। सब घर वाले जमा हो गए थे। दादी को काफी गहरी चोट आई और मेरी माँ ने आगे बढ़कर मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मुझे कहा कि एहसान फरामोश, शर्म नहीं आई? दादी को ऐसे धक्का दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि इस उम्र में इनकी जान को खतरा हो सकता है। और मेरा सौतेला बाप पता नहीं क्यों चुप खड़ा सब देख रहा था, और सबा मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। मैं थप्पड़ खाने के बाद बिल्कुल चुप हो गई। मैंने चुप रहना सीख लिया था। कभी दिल करता कि अपने बाप के पास चली जाऊं, कम से कम मुझे अपने घर में रहने को जगह तो देंगे। फिर ख्याल आता कि अगर उनको इतनी फिक्र हमारी होती तो कभी भी हमें घर से ना निकालते। काश अब्बा ने एक बार अपनी बेटी का सोचा होता। काश माँ बाप अलग होने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपनी औलाद का सोच लिया करें। इस वाक्य के बाद दादी ने मेरा जीना हराम कर दिया, जबकि वो जानती थी कि धक्का किसने दिया था। बड़े घर में रहने वाले लोगों के ज़र्फ कितने छोटे होते हैं। दादी अब माँ को कहती कि शाजिया को उसके मामू के घर भेज दो। माँ ने उन्हें कोई जवाब ना दिया, बल्कि उनसे माफिया मांगने लगी। मुझे भी कहा कि जाकर सबसे माफी मांगो। मैंने इनकार कर दिया कि मैं किस बात की माफी मांगू। माँ ने कहा कि कभी कभी मुझे शक होता है कि तू मेरी औलाद ही नहीं, क्योंकि मेरी औलाद कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकती। जी भर कर रोती और खुद ही अपने आप को चुप करवाती थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन करवाया दिया। वहां भी मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं की थी। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। मैं पता नहीं क्यों इस दुनिया में पैदा हुई। मेरी अजियतें बढ़ती जा रही थी। मैं अंदर से मर चुकी थी। दूसरी जानिब अब सबक कॉलेज का कहकर कॉलेज नहीं जाती थी और देर से घर आती थी। मैं उसे कई बार एक लड़के के साथ देख चुकी थी। वो अक्सर उसे घर छोड़ने आता था। सबा से कोई भी पूछता तो वो कहती, मेरे कॉलेज का दोस्त है, मुझ पर ज्यादा पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी गाड़ी में मुझे घर छोड़ने आया था। सबा का बाप भी उस पर बहुत यकीन करता था, मगर वो ये भी कहते कि बेटी इस तरह से तुम्हारा उस लड़के के साथ आना कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सबा उनकी बात को अनसुनी करते हुए कमरे में चली गई। मेरी माँ और उसका शोहर अपनी बेटी सबा के लिए रिश्ता देख रहे थे। उनके दिल में डर बैठ गया था कि सबा अब हाथ से निकलती जा रही है, इसलिए उसकी शादी कर देनी चाहिए। जल्दबाजी में उन्होंने छानबीन किए बगैर एक जगह रिश्ता तय कर दिया। जब सबा को पता चला तो उसने कहा कि वो किसी और को पसंद करती है, वो कभी ये शादी नहीं करेगी। मेरे सौतेले बाप ने सबा से कह दिया कि बस तुम अपनी शादी की तैयारी करो, तुम दिन ब दिन खुदसर होती जा रही हो और मुझे तुमसे डर लगने लगा है। एक दिन मेरी माँ को वक्त मिल गया। मेरे पास आकर कहने लगी, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। तुम अपने घर की हो जाओगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। और पता नहीं क्यों मेरी हंसी निकल आई और मैं सर हिलाकर किताब पढ़ने लगी। मेरी माँ कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, शाजिया, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैं अब सब ठीक करना चाहती हूँ। पर जब मैंने कहा मामा अब बहुत देर हो चुकी है, तो वो रोते हुए कमरे से चली गई। और मैं फिर से सोचने लगी कि किसी के भी ठीक कर देने से कभी मेरा बचपन, मेरे अंदर की तोड़ फोड़ कोई भी सही नहीं कर सकता। मैं अब जो हूँ कभी नहीं बदल सकती। सबा के निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लड़का भी अच्छा था। मैंने एक दो बार उसे घर देखा था। निकाह का दिन भी आ गया, मगर उस दिन सबा अचानक घर से गायब हो गई। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता था। और उस दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया। अपनी इज्जत बचाने की खातिर उस लड़के से मेरा निकाह कर दिया गया और रुखसती कुछ माह बाद होनी थी। मेरे साथ ये सब अचानक हुआ था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने तो कभी शादी का भी नहीं सोचा था, पर मेरी माँ ने कहा कि वो तुम्हारा सका बाप ना सही, तुम तो मेरी बेटी हो। बाहर सब मेहमान बैठे हैं, खुदा के लिए हमारी इज्जत रख लो
और मैंने चुपचाप निकाह कर लिया। जब मेरी जिंदगी का हर फैसला यही लोग करते आए हैं तो मैं फिर से चुप हो गई। सबा को हर जगह तलाश किया गया, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और ठीक 5 दिन बाद वो लाहौर में एक लड़के के साथ पकड़ी गई। सबा को डर था कि कहीं उसका बाप उसे मार ना दे, इसलिए उसने सारा इल्जाम मेरी माँ पर लगा दिया कि वो सब कुछ जानती थी और उसने मुझे समझाने की बजाय मेरी मदद की थी। मैं तो बच्ची थी मगर ये तो बड़ी थी, मुझे रोक सकती थी। एक बार फिर मेरी माँ का घर खराब हो गया। सबा ने सब झूठ बोला था, पर अंकल ने सबा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, तुम मेरी बेटी हो। मैं हमेशा चुप रहा, तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज करता आया कि बिन माँ की बेटी है, मगर तुमने तो आज मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। फिर ये बात सबको पता चल गई। खानदान वाले अजीब सवाल करते और मजाक अलग बनाते। सबा के वालिद अब बीमार रहने लगे, पर उनकी बेटी आज भी वैसी ही थी। उसके लिए सब मामूली बात थी। कुछ दिन खामोशी रही और एक दिन हसन, जिससे मेरा निकाह हुआ था, मुझे लेने आया। उसने कहा कि शादी की शॉपिंग करनी है, पर सबा ने कहा कि अब मैं वापस आ गई हूँ, इसको छोड़ दो, हम निकाह कर लेते हैं। वो दिन रात हसन के आगे पीछे फिरती और पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगने लगा। शायद अल्लाह ने ये रिश्ता ऐसा ही बनाया था। अंकल को जब पता चला तो उन्होंने रुखसती उसी मांग करने का फैसला कर लिया। दादी तो सबको यही कहती कि चलो शाजिया मनहूस से तो छुटकारा मिल जाएगा, मगर अब कुछ बदला था। वो ये कि मेरा सौतेला बाप मुझसे नरमी से बात करने लगा था। मुझे पैसे दिए कि जाओ अपनी माँ के साथ जो दिल करे खरीद लो। मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो वो बोले, क्या तुम मुझे अपना बाप नहीं समझती? मैं ये मानता हूँ कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तुम्हें हमेशा धुतकार दिया, पर मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बाप के साथ ऐसा नहीं करोगी। आज मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और वो मुस्कुराकर चले गए। उस दिन पहली बार मैंने अपने लिए और अपने बाप के लिए शॉपिंग की। वो देखकर बहुत खुश हुए। सबा ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर परे फेंक दिए और तभी उसके बाप ने थप्पड़ मारा उसे। उन्होंने कहा कि शाज़े, ये तुम्हारी बहन और मेरी बेटी है, खबरदार आज के बाद इसके साथ ऐसा सलूक किया। पता नहीं क्यों मेरे निकाह से लेकर अब तक सब सही हो रहा था और हसन बहुत अच्छा इंसान था। हमारे दरमियान दोस्ती हो चुकी थी। उस शख्स के आने से मेरी जिंदगी बदल चुकी थी, मगर एक बहुत बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। काश इस शादी से पहले मैं मर गई होती, मगर किस्मत क्या खेल खेलने वाली है ये कोई नहीं जानता। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जिस बाप ने हमेशा मेरे ऊपर होने वाला खर्चा गिना था, आज वो दिल खोलकर पैसे बहा रहा था। दादी ने बहुत मना किया, मगर अब वो किसी की नहीं सुनते थे। मेरी रुखसती हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। यहाँ सभी बहुत अच्छे थे, इज्जत एहतराम देने वाले, सब मुझसे प्यार करते, मेरा बहुत ख्याल रखते। हसन एक अच्छा शौहर था जिसने हमेशा मेरी सपोर्ट की, जिंदगी के हर मोड़ पर मेरी रहनुमाई की, मुझे अच्छे बुरे का बताया। मेरा शौहर चाहता था कि मैं जिंदगी में जो करना चाहती हूँ करूँ, मुझे पूरी आजादी है। लेकिन मेरे शौहर की मोहब्बत, उसकी तवज्जो ने मेरे सारे आंसू चुन लिए थे। मैंने ये कभी सोचा ना था कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। शादी के कुछ दिन बाद हसन एक माजूर आदमी को घर ले आए। मैंने गौर से देखा तो वो मेरा सका बाप था। वो मुझसे मिलने आया। उन्होंने बताया कि मेरी माँ को तलाक देने के बाद वो भी सुख से जिंदगी नहीं गुजार पाए थे। वो किसी के नाहक कत्ल के जुर्म में पकड़े गए थे। वहां उनकी दोनों टांगे भी काट दी गईं और बाकी की तमाम जिंदगी जेल में काटनी पड़ी। जब वो जेल से रिहा हुए तो हमारी तलाश में निकल पड़े। हमें तलाश करते करते उनकी मुलाकात हसन से हो गई। सारी बात बताने के बाद हसन उन्हें यहाँ ले आए और वो मुझसे माफी मांगने आए थे। वो मेरी माँ के पास नहीं गए थे। उन्हें लगता था उनके वहां पर जाने से कहीं मेरी माँ का घर खराब ही ना हो जाए। इंसान ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचता कि खून का रिश्ता तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, फिर इतनी तकलीफें क्यों? मैं सबको माफ कर चुकी थी क्योंकि मैंने माफ करना सीख लिया था। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और दुआ देकर चले गए। मुझे डर था कि कहीं हसन सारी हकीकत जानने के बाद मुझे छोड़ ही ना दे, मगर ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। उधर मेरी सौतेली बहन सबा की भी कच्चे लड़के से शादी कर दी गई थी। सबा भी अपने घर की हो गई थी। मेरा सौतेला बाप और मेरी माँ मुझे मिलने आया करते थे। अब वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक थे। मैं अभी हसन के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं।
आखिर में बस इतना कहूंगी कि हर रात के बाद दिन जरूर आता है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। बस इंसान को कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अपने अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। बेशक वो बड़ा मेहरबान और गफूर रहीम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।